नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कैबिनेट दिस वीक। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की ये बैठक हुई थी। कैबिनेट दिस वीक में हम आपको मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हैं, साथ ही इन फैसलों के क्या मायने हैं, क्या लाभ होगा, क्या उद्देश्य है, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित सुर्खियों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दी मंजूरी। कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करने को दी मंजूरी। अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत चिली के बीच ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है। इस समझौते के तहत चिली भारत कृषि कार्य समूह का गठन किया जाएगा, जो इस समझौते के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस कृषि समूह की बैठकें चिली और भारत में बारी बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए लागू होगा। स्वतः 5 साल की अवधि के लिए नवीनकृत किया जाएगा इसको। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर WTO IFT से। सचिन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कृषि के क्षेत्र में तकनीक के आधार पर जो समन्वय के लिए एक समझौते ज्ञापन पे भारत और चिली के बीच समझौते को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, इसके मायने क्या हैं? कृषि क्षेत्र में किसान की दृष्टि से दोनों देशों को क्या कुछ फायदा होगा? धन्यवाद मनोज जी। अगर हम इस चिली और इंडिया का जो MOU को अगर हम देखें तो दोनों देशों में जो किसानों को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। पहली कुछ चीजें मैं आपको किसान प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि पहली चीज कि दोनों ही देश विकासशील देश हैं जी। और यहाँ पर आप और उनके जो चैलेंजेस हैं, फार्मर्स के जो चैलेंजेस हैं, वो भी मोर और लेस जो है वो सिमिलर हैं। लेकिन हाँ, इनमें जो कुछ इशू हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फार्म लैंड होल्डिंग साइज है 1.08 हेक्टर की है एवरेज फार्म साइज, और वहां पर 67 हेक्टर लैंड होल्डिंग साइज है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि चिली का जो मेन एक्सपोर्ट आइटम क्या करते हैं, वो चिली एक्सपोर्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जी, सबसे ज्यादा उनका एक्सपोर्ट आइटम रहता है। और अगर इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से हॉर्टिकल्चर पर काफी फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में भी काफी ज्यादा बजट में एलोकेशन प्रस्तुत किया जा रहा है जी। तो जब ये वर्किंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर इस वर्किंग ग्रुप में जो चैलेंजेस है फार्मर्स में दोनों कंट्री के बीच में, और कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है, कैसे
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो फार्मर्स जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे उनका निवारण किया जा सकता है, इन चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण ये वर्किंग ग्रुप इन चीजों को की समीक्षा कर सकता है। जी। इसके साथ साथ ये एमओयू अभी जो साइन हुआ है, मैं आपकी जो इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया और चिली के बीच में पहले ही 2009 में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जी। जिसको 2017 में भी इसका एक्सपेंशन हुआ था। तो हमारा चिली के साथ पुराने लंबे समय से हमारा एक संबंध है, और दोनों ही क्योंकि विकासशील देश हैं और दोनों के चैलेंजेस सेम है, तो मल्टीलैटरल लेवल पर भी जैसे डब्ल्यूटीओ है, वहां पे भी ये लोग जो दोनों कंट्री है, क्योंकि बहुत से जो फार्मर्स हैं दोनों कंट्री को सेम चैलेंजेस मल्टीलैटरल लेवल पे भी फेस करने पड़ते हैं, तो दोनों कंट्रीज आपस में इनके सहयोग से वो जो डब्ल्यूटीओ में जो नेगोशिएशन चल रहा है वहां पे भी योगदान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, स्मार्ट एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वाटर कंजर्वेशन, ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पे दोनों कंट्रीज के चैलेंजेस हैं। और इंडिया का अगर आप इस बार का बजट भी देखें और पिछला इकोनॉमिक सर्वे भी देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर एलोकेट कर रहा है, बजट एलोकेट कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत सी टेक्निक्स पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका एक उदाहरण है। जी। तो अगर हम देखें कि इन दोनों जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा, जो जिसकी मीटिंग एक बार इंडिया में और एक बार चिली में होगी, तो ये काफी इश्यूज को ये डिस्कस कर सकते हैं, और जहां पे कॉमन ग्राउंड होगा वहां पे कॉमन ग्राउंड पर वो अब एक दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जी। और एक सचिन जी, मैं यहाँ एक बात जानना चाहता हूँ, जो आपने कॉमन ग्राउंड की बात कही, वो कौन सा ग्राउंड है? कॉमन ग्राउंड की जो आप बात कर रहे हैं, खासतौर से अगर मैं खेती की बात करूं, तो कौन से ऐसे पहलू हैं जिसके चलते भारत और चिली दोनों की स्थितियां एक सी हैं और एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी रह सकती हैं, खासतौर से खेती की दृष्टि से? मनोज जी, इसमें जो आप देखेंगे कि दोनों कंट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि चिली सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करता है जी। और वहां पर, और इंडिया चिली से एप्पल भी इंपोर्ट करता है, और वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। तो यहाँ पे जो कुछ फार्मर्स है, जैसे हमारे J&K और हिमाचल के फार्मर्स हैं, तो वो वहाँ की जो टेक्निक है क्या हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो एक जो फ्रूट एंड वेजिटेबल जिसका हम ज्यादा से ज्यादा वो जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके जो वर्किंग ग्रुप और साइंटिफिक कम्युनिटी है वो आपस में मिल बैठकर हम वैसी तकनीक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं जहां पर लगता है कि हॉर्टिकल्चर पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। जी। दूसरा जो है ट्रेड इशू पर हम एक कॉमन ग्राउंड बना सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं मल्टीलैटरल लेवल पे सेम चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर आप देखेंगे कि किस तरह का सपोर्ट वो एग्रीकल्चर को देते हैं, तो उनको भी सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो इंडिया को भी करने पड़ते हैं। जी। तो दोनों कंट्री आपस में जैसे वो चुनौतियां कौन सी हैं जो चिली और भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में उनका सामना करना पड़ता है, वो चुनौतियां कौन सी हैं? जैसे आप देखेंगे कि अगर आप WTO की बात करेंगे तो दोनों कंट्रीज का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो क्या है कि जो दूसरे जो विकसित देश हैं जो अपने प्रोडक्ट्स पे ज्यादा सब्सिडीज देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स दोनों कंट्री में या इंटरनेशनल मार्केट में डंप करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये एक बहुत बड़ा एक कॉमन ग्राउंड है कि जो उनको हिस्टोरिकली जो उनको डेवलप्ड कंट्री को इंटाइटलमेंट मिले हुए हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो उन पे रोक लगाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन ग्राउंड हमारा हो सकता है, और इसको और इस सहयोग से हम, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह होगा कि क्योंकि विकसित देश सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ कमोडिटी के क्या अप हो जाएंगे और आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
जी। तो दोनों जो फार्मर्स हैं, जो दोनों कंट्रीज के, उनको लाभ होगा। जी, जाहिर है भारत और चिली के बीच जो समझौता हुआ है उससे दोनों देशों के किसानों को और खेती को लाभ होगा। सचिन जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हर पंचायत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, उसके साथ डेयरी पैक्स बने, फिशरीज की पैक्स बने, उन सब के जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए। इनके क्रियान्वयन के लिए एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में ना के बराबर काम हुआ है, वहां पर उसको और बल दिया जा सके। 25 और सेक्टर्स को साथ में जोड़ा गया है, फर्टिलाइजर से लेके तेल के सेक्टर से लेके बाकी सेक्टर्स को फेयर प्राइस शॉप से लेके जोड़ने का काम, ताकि इनकी वायबिलिटी हो सके। जी बिल्कुल, सहकारिता आंदोलन को लेकर सरकार का क्या मकसद है आपने सुना। दरअसल सरकार का लक्ष्य हर उस पंचायत में पैक्स और डेयरी सहकारी समितियां बनाना है जो अभी तक इससे वंचित हैं। साथ ही हर तटीय पंचायतों और बड़े जलाशयों वाले पंचायतों में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने की भी योजना सरकार ने बनाई है। इस परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दी गई है। ये सभी मिलकर कार्य योजना तैयार करेंगे। सहकारिता को लेकर कैबिनेट के फैसले के क्या मायने हैं, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा सहकारिता का है। क्योंकि सरकार सहकारिता के जरिए कृषि क्षेत्र में तमाम तरह के प्रयोग कर रही है और उसको बढ़ावा देना चाहती है, ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती में उत्पादन बढ़े। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कृषि मंत्रालय के ज्ञान प्रबंधन के निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। एक बड़ा फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है, खासतौर से अगर सहकारिता की दृष्टि से देखा जाए तो इसे एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या मायने हैं इसके, क्या लाभ किसानों को होगा, खासतौर से सहकारिता का क्षेत्र में जो लक्ष्य सरकार ने रखा है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जो ये सरकार का निर्णय हुआ है, अभी जो ये कैबिनेट कमेटी ने जो इसको अनुमति प्रदान की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सहकारिता आंदोलन कैसे मजबूत करें देश में, जिससे कि जो हमारे किसान है उसको सीधा लाभ मिले। क्योंकि अभी मैं जैसे आंकड़े हम देख रहे थे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास लगभग अभी तक करीब करीब 1.6 लाख पंचायत ऐसी हैं पूरे देश में, जिसके पास जो है, मैं ये कहूंगा कि जो ये कृषि ऋण समितियों का जो सहयोग है वो नहीं है। क्योंकि बिना ऋण के, क्योंकि किसान को भी तो पैसे की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है जब भी कोई छोटा उद्योग या कुछ भी लगाना है। दूसरा ये है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बहुत उपलब्ध है, जैसे कि अभी आप जलाशय की भी बात कर रहे थे। तो इस तरह के जलाशय या अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन है जो पंचायत लेवल पर उपलब्ध है, उनका सही समुचित उपयोग करके किसान जो है वो एक तरह से उन सब चीजों को अपनाए जो अपने गांव के स्तर पर है, चाहे वो मत्स्य पालन की बात है जो प्राकृतिक संसाधन को ध्यान में रखते हुए, या डेयरी उद्योग की बात आ जाती है, या फिर कृषि से संबंधित और जो विषय है। तो इस तरह से जो मैं बात कर रहा था कि लगभग 1.6 लाख जो पंचायतें हैं उनके पास आज भी जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कृषि ऋण समितियों का जो सुविधा है वो प्राप्त नहीं है। दूसरा ये है कि 2 लाख ऐसी और पंचायत है जिनको पहचान किया गया है, ये पता लगाया गया है कि वहां पर डेयरी सहकारी समितियां नहीं है। तो ये एक तरह की कमी थी, वो झलक करके सामने आती थी। तो भारत सरकार ने ये समझा कि हम कैसे किसानों को मजबूत करें और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से उसको कैसे एम्पावर करें और उसको जमीनी स्तर पर हम कैसे लेकर के जाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की मैं कह रहा हूं कि एक घोषणा हुई है जिसमें करीब करीब अगले 5 वर्षों में 2 लाख जो बहुउद्देश्य कृषि ऋण समितियां हैं और डेयरी मत्स्य सहकारी समितियां हैं
उनको जो है स्थापित करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने रखा है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे किसानों का सशक्तिकरण करें और किसानों को मजबूती कैसे मिले और उनको सहयोग कैसे मिले कि उसको ऋण के लिए किसी और की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़े। और जो मैं ये कहूंगा कि जो एक तरह का जो ऋण प्रदान करने वाले जो प्राइवेट सोर्स है उनकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं रहे। और जो जितने भी ये समितियां हैं वो एक प्रकार से हैंड होल्डिंग का काम करेंगी और किसानों के लिए सहयोग का काम करेंगी। और अभी तक इस तरह की जो मैं ये कहूंगा कि जो क्योंकि ये दो मुद्दों को साथ लेकर के चले हुए हैं। पहला कृषि ऋण समितियां, दूसरा जो बात आ जाती है डेयरी और मत्स्य की जो मैं मल्होत्रा जी मैं इस मुद्दे को आपको समझना चाहता हूं, क्योंकि जब हम बात डेयरी समितियों की करते हैं और सहकारिता ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है खासतौर से डेयरी के क्षेत्र में, लेकिन मत्स्य पालन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है सरकार मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों को इस दृष्टि से भी उनकी आमदनी बढ़े, केवल वो खेती पे ही निर्भर ना रह जाएं। आप इन दोनों मुद्दों को अलग अलग कैसे देखते हैं? मत्स्य पालन को लेकर कितनी चुनौती हैं, क्या संभावनाएं हैं आर्थिक दृष्टि से, क्या रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी? बिल्कुल, इसमें क्या है कि जो मुख्य जो पॉइंट है मुझे कहना पड़ेगा, दो तीन जगह पर जो है बात आकर के रुक जाती है। अक्सर जो बात आती है कि वो किसान जो भी अपने उत्पाद बनाता है उसको बेहतर कीमत कैसे मिले। तो पहले जो ये सहकारी समितियां एक प्रकार से ये सहयोग करेंगी और सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि किसान और किसान की समितियों के माध्यम से, क्योंकि वो ही उसके मेंबर होंगे, तो उसकी बेहतर कीमत कैसे दिलाएं, ये जो है उनका काम होगा। दूसरा, बाजार को, क्योंकि अक्सर किसान जो एक तरह की समस्या उसके सामने आती है, वो समस्या रहती है कि वो अपने जितने भी उत्पाद हैं उनको बेहतर ढंग से आगे कैसे बेचे। तो मंडी चाहिए उसको, तो बाजार का आकार जो है वो एक तरह से विस्तार होगा, विस्तृत होगा, और इसकी जो आपूर्ति और श्रृंखला है उसको जो है एक प्रकार से जोड़ के चलेंगे और सुचारू रूप से इसमें शामिल होगी, जिससे कि रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे और एक तरह की क्लस्टर अप्रोच जो होगी, हम ये कहते हैं कि जो एक उनका क्लस्टर बनेगा, चाहे वो मत्स्य का है चाहे वो डेयरी उद्योग का है, तो वहां पर जो है उनको पूरा सहयोग मिलेगा और रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से जो है इसमें निकल करके सामने आएंगे। और इससे जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि उनको जो है सक्षम बनाएंगे और उसके साथ साथ चाहे डेयरी है, मत्स्य पालन है, उससे रिलेटेड कहीं अगर गोदाम की स्थापना की जरूरत है, खाद्यान्न को भी स्टोर करने की बात भी साथ जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो डेयरी भी करते हैं और खेती भी करते हैं। उर्वरक और बीज है, चाहे वो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि अल्पावधि की दीर्घकालिक ऋण की भी जरूरत पड़ेगी, तो कस्टम हायरिंग सेंटर जहां जरूरत पड़ेगी, कॉमन सर्विस सेंटर जो है अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है, कहीं फेयर प्राइस की बात है, और सामुदायिक सिंचाई की योजना की कहीं जरूरत है, या बिजनेस ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ उनको लिंक करने की बात है। तो ये सभी चीजें जो है सहकारी समितियों के माध्यम से इनका जो सहयोग है वो प्राप्त होगा, सुविधा प्राप्त होगी, जिससे कि वो एक, और इसके लिए जो पूरी कार्य योजना तो बन चुकी है और उसमें ये भी देखा गया, मान लो अगर आप डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी में आप देखेंगे अभी भारत सरकार ने ये कहा है कि संपूर्ण सरकार के रूप में उभर करके काम करे। तो संपूर्ण सरकार का जो एक दृष्टिकोण है उसका जो है हम लोगों को लाभ लेने की जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जैसे मान लो दूध की प्रशिक्षण प्रयोगशाला, अब ये अगर हम लोग उसको सहकारिता के माध्यम से लेंगे तो वो इस तरह की प्रयोगशालाएं जो किसानों के लिए बेहतर सेवाएं देंगी, और जहां कहीं बल्क मिल्क कूलर की जरूरत है तो वो एक तरह से सुविधा मिलेगी, और दूध की जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो प्रोसेसिंग की बात होती है, वो एक तरह से निकल करके उनके क्लस्टर में आएंगी। और बायोफ्लाक पॉन्ड्स जो जहां जहां जरूरत है, मछली पालन की बात कर रहे हैं, फिश का कियोस्क की बात है, हैचरीज का विकास करना है, क्योंकि उनको मछली के बीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जैसे नौकाओं की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से मत्स्य का अलग अलग प्रकार से पालन होता है, वो उस प्रकार से सभी को हासिल करने के लिए और गतिविधियों में विविधता लाएंगे। बिल्कुल मल्होत्रा जी, एक बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस बात का, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार खेती के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान मजबूत हो आर्थिक दृष्टि से और खेती को भी जो लाभ हो सकता है सहकारिता की दृष्टि से वो मिले। लेकिन एक मोटा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सहकारिता आधारित हमें डेयरी में सफलताएं दिखती हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी दिखती हैं, लेकिन अगर मैं बात उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की करूं
इन राज्यों में सहकारिता का अभी उतना ज्यादा प्रोत्साहन देखने को नहीं मिलता है किसानों के बीच जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्या इससे बढ़ावा मिलेगा सहकारिता को? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी वंचित थी जो पंचायत, मैं ये कहूंगा, मैंने अभी पहले भी बता चुका हूं कि इसमें करीब करीब 1.6 लाख पंचायत है जहां पर कृषि ऋण की सुविधा नहीं थी। 2 लाख मैंने डेयरी का भी बताया। तो उनमें वो क्षेत्र आते हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया है। तो वो इस तरह के जो कुछ राज्य हैं जो वंचित रहे हैं पहले, वो उनको जो है एक प्रकार के ये सुविधा जो है उनके लिए सुलभ रहेगी और इसका जो है प्रोत्साहन रहेगा उस जी, क्षेत्र में। तो बिल्कुल कृषि के साथ जी, तो बिल्कुल कृषि के साथ बिल्कुल साथ मल्होत्रा जी, जाहिर सी बात है सहकारिता के लेकर जो सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, उससे जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो हमारा किसान है, उसकी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मल्होत्रा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सनसेट टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब कार्यक्रम में बात करेंगे उस फैसले की जिसका फोकस गांव के विकास से है। सरल शब्दों में समझें तो बॉर्डर के पास यानी सीमा के पास बसे गांव तक विकास को पहुंचाना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद है। सीमावर्ती गांव में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराई जाएगी, इससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 2,500 करोड़ सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। सीमा पर विकास होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और विकास को एक नई दिशा मिलेगी। जाहिर सी बात है, आबादी सुरक्षा के लिहाज से कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा। योजना देश की उत्तरी भूमि के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉक, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी। जाहिर सी बात है कि सरकार ये चाहती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से गांव में जो है, वो उसका विकास हो और पलायन गांव से रुके। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिलें, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स का कोई ओवरलैप ना हो। जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी के लिए मददगार साबित होगा। तो आज कैबिनेट दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।